नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा लोकसभा चुनाव का। जैसे चुनाव का ही माहौल है और जो है दूसरे फेज की यानी दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। लेकिन वोटिंग की जो प्रतिशत की मात्रा हम बात करें तो लोगों की संख्या अभी काफ़ी कम पड़ रही है। यानी लोग जो है अभी आधे लोग घर में हैं, उनको बाहर निकलना होगा। तो आधे लोग अगर चुनाव करेंगे तो जो हमारे देश के लिए एक मुख्य आदमी चाहिए, जो मुख्य प्रधानमंत्री चाहिए, वो हम कैसे निर्णय कर पाएंगे कि ये सही परफेक्ट आदमी प्रधानमंत्री के लायक है। मोदी जी पिछले 10 साल से नो डाउट दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनको चुनने के लिए उनके प्रतिपक्ष में और कोई ऑप्शन है, उसके लिए लोकतंत्र का हिस्सा है हमारा देश का, वो करना बहुत जरूरी है। और लोकतंत्र तभी हम सफल होगा जब हम बड़ी संख्या में हम बाहर निकलेंगे और वोट करेंगे। जो हमारा हक है, जो अधिकार है, वोट करके ही हम दूसरे पर उंगली उठा सकते हैं कि ये प्रतिनिधि जो हमने चुन के दिया था उसने काम नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लगातार जो है आग्रह करने के बाद, जागरूकता लाने के बाद भी जो है लोग नहीं निकल रहे हैं। क्या कारण हो सकता है पता नहीं। गर्मी तो है, गर्मी के लिए क्या लोग काम करने के लिए बाहर नहीं जाते हैं, ऑफिस नहीं जाते हैं, दफ्तर नहीं जाते हैं, स्कूल बच्चे नहीं जाते हैं। गर्मी में आपके घर का काम नहीं होता है जो ज़रूरी होता है ना, तो ये भी ज़रूरी काम है। वोटिंग करना भी एक हमारे समाज का हिस्सा है और वो करना चाहिए। तभी हम जस्टिफाई कर पाएंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है उसके बारे में बात कर लेंगे, खासकर महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में जो 48 सीट है उसको लेकर जो है भाजपा और एनडीए जो है पहले ही नारा लगा चुकी है कि अब की बार 45 यानी 42 सीट तो उनके हैं। शिवसेना के साथ कंबाइन करके जब चुनाव लड़े 2019 में 42 सीट तो उनके हैं, लेकिन 45 सीट उनको चाहिए और 48 में 45 आने के लिए इस तरह का वोटिंग होगा तो शायद नहीं हो पाएगा। फिलहाल जो वोटिंग परसेंटेज हुई उसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। 8 सीट पर मतदान हुए हैं। बुल्ढाना जिसकी प्रतिशत है 58.55%, अकोला 58.09%, अमरावती 60.74%, वर्धा 62.65%, यवतमाल 57%, हिंगोली 60%, नांदेड़ 60% और परभनी 60%। ये 8 सीटों पर जो मतदान हुए हैं यानी 50 और 60 के बीच में ही हुए हैं। 40 से 45% लोग अभी भी घर में हैं। अभी क्या कारण है पता नहीं। इसी पर हम चर्चा कर लेंगे कि ये जो 8 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसी स्थिति और परिस्थिति का अगर आंकड़ा किया जाए तो कौन कितने पानी में है, यानी कि महायुति और महाअघाड़ी दोनों में कितनी दम है, इसी पर थोड़ा चर्चा कर लें। हमारे साथ में है दयानंद नेने जी, जो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, काफ़ी स्टडी करके जो है बताते हैं। पिछली वीडियो में उन्होंने जो है जो सर्वे किया था उसके हम आपको बता दें कि उसको 1 लाख व्यू मिल चुके हैं अब तक 8 दिन में, और बहुत अच्छा लोग प्रतिशत दे रहे हैं। आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन वोट के लिए नहीं निकल रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये तो मैं कह सकता हूँ। सर स्वागत है आपका एक बार फिर स्वागत हमारे चैनल में। क्या कहेंगे जो ये वोट ऑफ परसेंटेज हुई है उसको देखते हुए क्या आंकड़ा लगा सकते हैं कि कौन कितना मतलब पानी में है, ये हम कैसे आकलन कर सकते हैं? सबसे पहले नमस्ते और वंदे मातरम। श्याम भाई जी, जो सेकंड फेज का वोटिंग हुआ है जी, पूरे हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में, तो उसमें महाराष्ट्र का जो चित्र है वो थोड़ा निराशावादी चित्र दिख रहा है जी। त्रिपुरा में 80% हुआ है, कुछ कुछ जगह पे 70-72% पश्चिम बंगाल में अच्छी वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में अच्छी वोटिंग हुई है, पर महाराष्ट्र में ऑन एवरेज 59.5 अपन 60% कह सकते हैं। ये अराउंड 60% ये 8 सीटों पे हुई है। तो इसका जो रीज़न है उसका रीज़न मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। अगर आप 2009 और 2009 के पहले के चुनाव देखो जी, तो महाराष्ट्र में जो वोटिंग परसेंटेज होता था वो 57% से लेकर 63-64% तक ही सीमित हमेशा रहता था। इस बार भी अभी जो हुआ है बुल्ढाना 58.45 तो 2019 में 63% हुआ था जी, अकोला अभी 58.09 है तो 2019 में 60% हुआ था जी, अमरावती 60.74 कल हुआ तो 2019 में 60% हुआ था। वर्धा में 62.65% कल हुआ तो 2019 में 61% हुआ था।
यवतमाळ वाशिम में 57% हुआ, तो 2019 में 61% हुआ था। यहाँ पे 4% वोट घटा है एक्चुअली। हिंगोली में 60% कल वोटिंग हुआ, 2019 में 67% हुआ, यहाँ पे 7% टूटा है वोट। और नांदेड़ में 60% कल हुआ, तो 2019 में 66% हुआ था, यहाँ पे भी 6% टूटा है। और परभणी में 60% हुआ, तो 2019 में 63% हुआ था, यहाँ पे 3%। यानी हर जगह हम देखा जाए तो कम ही हुआ है वोट। तो वोटिंग ओवरऑल कम हुआ है, पर 3 जगह छोड़ के बाकी की 5 जगह पे मोर और लेस जो लास्ट टाइम हुआ था उतना ही वोटिंग है। इसका मैं एक विश्लेषण ऐसे कर रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि 2009 तक जो वोटिंग परसेंटेज था, 2014 और 2019 में वोटिंग परसेंटेज एकदम बढ़ गया। उसकी वजह क्या थी? तो उसकी वजह थी नरेंद्र मोदी जी और मिडिल क्लास। अपना जो मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय था नागरिक, जो पहले वोटिंग के लिए निकलता नहीं था, वो मोदी जी में उनको एक क्या कहते हैं, एक लीडर देखा, जो एक उम्मीद देखी, एक होप देखा कि देश के लिए अच्छे दिन ये आदमी लेके आएगा, देश को बदल देगा। इसके लिए उसके पीछे सब लोग खड़े हो गए और नरेंद्र मोदी जी को देख के मिडिल क्लास बड़े पैमाने पे 2014 और 2019 में वोटिंग के लिए बाहर निकले, जिसकी वजह से परसेंटेज ऑफ वोटिंग सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे देश भर में बढ़ गया जी। इस बार क्या हुआ है, मेरा एनालिसिस अभी समझो। इस बार क्या हुआ है, इलेक्शन से 6 महीने पहले से बीजेपी ने जो कैंपेन चालू किया है कि अगली बार मैं 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार जी, हाँ, आएंगे तो मोदी ही जी। वो इतना पहले ही हैमर कर दिया है लोगों के ऊपर। तो मुझे लगता है कि लोगों के ऊपर एक ओवरडोज हो गया है, आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, क्यों वोट दिए। और हाँ, तो लोगों की जो रिएक्शन आ रही है कि अभी ऑपोजिशन में तो कोई दिख नहीं रहा है, तो आएगा तो मोदी ही, तो फिर हम वोट करें नहीं करें क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी बीजेपी आने वाली है, एक वोट से क्या हो जाएगा। क्योंकि सामने कोई है ही नहीं, ऐसे लोगों को लग रहा है। और ये बड़ी डेंजरस चीज है डेमोक्रेसी के लिए। लोगों को समझना चाहिए कि आए या नहीं आए, हमें अपना वोटिंग का कर्तव्य निभाना ही चाहिए, बाहर निकल के वोट देना ही चाहिए। किसी को भी आप वोट दो, पर वोट जरूर दो। अभी हम जरा चलते हैं, ये 8 सीटों पे जो अभी वोटिंग हुआ है उसके ऊपर क्या स्थिति रह सकती है। तो पहले बुल्ढाना जी, अभी बुल्ढाना में गत 5 साल पहले 2019 में शिवसेना के प्रतापराव जाधव जो थे वो 1,33,000 वोट से जीत के आए थे। 1,33,000 वोट से उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस के शिंगणे जो थे, राजेंद्र शिंगणे, उनको हराया था। जाधव को गिरे थे 5,22,000 वोट और शिंगणे को गिरे थे 3,28,000 वोट। काफी डिफरेंस था, ये डिफरेंस काफी था, 1,33,000 का डिफरेंस था। इस बार प्रतापराव शिंगणे फिर से खड़े हैं और उनके सामने उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के नरेंद्र खेड़ेकर को खड़ा किया हुआ है, टिकट दिया हुआ है। एक तीसरा कैंडिडेट है रविकांत तुपकर, जो शेतकरी, मतलब क्या कहते हैं, किसान का नेता है वो एरिया का। उनकी भी पॉपुलैरिटी काफी अच्छी है, अपकमिंग नेता है। तो यहाँ पे एक तिरंगी फाइट होने वाली है। और गत 5 वक्त के चुनाव अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है पूरा जो एरिया है बुल्ढाना, विदर्भ और मराठवाड़ा जो पट्टा है, उसमें बुल्ढाना भी आता है। तो उसमें एक चीज उभर के आती है कि यहाँ के लोग नेशनल इलेक्शन के लिए अलग तरीके से वोट करते हैं और स्टेट इलेक्शन के लिए अलग तरीके से वोट करते हैं। और चूंकि ये नेशनल इलेक्शन है और चूंकि मोदी जी को फिर एक बार चुन के देना है, ऐसे अपील भारतीय जनता पार्टी और महायुति बार बार कर रही है, अभी ऐसे लग रहा है कि प्रतापराव जाधव का पलड़ा भारी है। ये इस बार फिर से चुनाव जीत जाएंगे, यानी यहाँ पर शिवसेना आएगी, यहाँ पे शिवसेना आ सकती है, शिंदेगुट। दूसरी जो जगह है वो अकोला की जगह है जी। अकोला की जगह लास्ट टाइम भारतीय जनता पार्टी के संजय धोत्रे जीते थे 2,75,000 वोटों से, काफी बड़ी मार्जिन से वो जीते थे जी। पर उसमें उनको 5.5 लाख के ऊपर वोट मिले थे। पर उस वक्त क्या था, प्रकाश अंबेडकर जी, वंचित बहुजन आघाड़ी के सुप्रीमो, वो खड़े थे, उन्होंने लगभग 3.25 लाख वोट लिए थे। और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनको भी लगभग 2.5 लाख वोट उस वक्त मिले थे।
हालांकि वो दोनों की संख्या एक की, तो धोत्रे साहब का मतलब जो टोटल वोट था उससे भी ज्यादा था थोड़ा, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनका वोटिंग एक भी कर लेते थे। तो इस बार धोत्रे साहब की तबीयत ठीक नहीं है करके उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना करके डिसाइड किया था। तो उनका बेटा है अनूप धोत्रे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है महायुति ने। उनके सामने कांग्रेस के अभय पाटिल चुनाव लड़ रहे हैं, और प्रकाश राव अंबेडकर, खुद बाबा साहेब अंबेडकर फिर एक बार अकोला से चुनाव में है। ये तिरंगी लड़त होगी। अभी जो लग रहा है, जो मेन लड़त होगी वो अनूप धोत्रे और प्रकाश अंबेडकर के बीच में होगी। चूंकि ये तिरंगी लड़त होगी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, ऐसा अभी चित्र है। तीसरा जो चुनाव हुआ अभी अमरावती का, गत वर्ष अमरावती से नवनीत राणा जी जीत गई थी 37,000 वोट से। उन्होंने शिवसेना, यूनिफाइड शिवसेना के आनंदराव अडसुल को हराया था, और आनंदराव अडसुल यहाँ के एक बड़े नेता है शिवसेना के, 5 बार चुनाव पहले जीत चुके थे जी। पर लास्ट टाइम इक्वेशन ऐसे हो गया था कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, वहाँ की जो लोकल प्रहार पार्टी वगैरह जो है, उन सब ने मिलकर नवनीत राणा को सपोर्ट किया था, और उसकी वजह से नवनीत राणा 37,000 वोट से जीत गई थी। वो भी अपक्ष थी, पर उनका मेन सपोर्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस का था उधर। बट इस बार बीजेपी सपोर्ट है। इस बार नवनीत राणा जी बीजेपी में आ गई है। सपोर्ट नहीं, इस बार बीजेपी से ही है। तो बीजेपी से वो चुनाव लड़ रही है। उनके खिलाफ कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े है महाविकास आघाड़ी की तरफ से, और प्रहार पार्टी जो है, मतलब बच्चू कडू जो एक्चुअली महायुति में है, पर उन्होंने उनकी जो जातीय खुद पर्सनल दुश्मनी जो थी राणा फैमिली की वजह से, उन्होंने दिलीप बुक करके खुद के पार्टी का वहाँ पे उम्मीदवार खड़ा किया है। आगे मैं फिर एक बार कहता हूँ, यहाँ पे भी तिरंगी लड़त होने की वजह से नवनीत राणा जीत सकती है ऐसे लग रहा है, पर उसको विरोध बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल ये सीट का हम कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं देंगे, बहुत कांटे की टक्कर होगी। जो भी चुन के आएगा बहुत कम मार्जिन से चुन के आएगा, और नवनीत राणा चुन के आएगी ही ऐसे हम दावे के साथ नहीं कहेंगे। यानी 50-50 कह सकते हैं। 50-50, या तो मैं तो कहूँगा अपोजिशन की तरफ से 51-49 भी हो सकता है। ठीक है, अब अगली सीट है वर्धा की सीट है जी। रामदास जी तड़स भारतीय जनता पार्टी के खड़े हैं। उन्होंने लास्ट टाइम 1,87,000 वोट्स मार्जिन से ये सीट जीती थी। उनके खिलाफ कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की तरफ से अमर काळे जी खड़े हैं। वो ओरिजिनली कांग्रेस के में थे, अभी चूंकि ये सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस के मतलब शरद पवार गुट के पास गई थी, तो वो उनकी तरफ से ये चुनाव लड़ रहे हैं। गत साल रामदास तड़स जी ने कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी उन्हें 1,87,000 वोटों से हराया था। ये मतदार संघ जो है वहाँ पे एससी और एसटी वोटर्स बड़े पैमाने में, मेजॉरिटी एससी एसटी वोटर है, और रामदास तड़स जी का उधर का जो लोकप्रियता जो है वो देख के नरेंद्र मोदी जी की भी, प्रधानमंत्री की वहाँ पे मीटिंग हुई थी, काफ़ी बड़ी मीटिंग हुई है गत सप्ताह में। तो उसकी वजह से ये सीट वर्धा की रामदास तड़स फिर एक बार चुन के आएंगे ऐसे फिलहाल लग रहा है बीजेपी की। जी। अब आते हैं यवतमाल। अभी आते हैं यवतमाल में जी। अभी यवतमाल की सीट जो है, यवतमाल अभी तक शिवसेना का, यूनिफाइड शिवसेना का गढ़ रहा है। वहां से भावना गवळी जी उनकी कैंडिडेट 4-5 बार चुन के आई थी। इस बार क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के काफ़ी आरोप हुए थे, और जो बीजेपी के किरीट सोमैया जी ने ही वो किए थे। ईडी की भी उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। तो इन सब कारणों की वजह से लगता है उनका टिकट इस बार कट गया है, और उनकी जगह राजश्री पाटिल करके जो है उनको एकनाथ शिंदे की गुट ने टिकट दिया हुआ है। उनके सामने संजय देशमुख उबाठा की तरफ से खड़े हैं, शिवसेना उबाठा के ग्रुप की वजह से। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी के भी उम्मीदवार हैं। इस यवतमाल वाशिम में दलित, मुसलमान और आदिवासी वोट हमेशा डिसाइसिव रहा है। ये वोट जिसके पास गया है वो कैंडिडेट हमेशा जीत के आया है। क्योंकि ये वोट लास्ट 3-4 इलेक्शन के वक्त दलित और आदिवासी वोट भावना गवळी जी को मिलता था, वो बड़े पैमाने से, बड़े मार्जिन से चुन के आती थी। मगर इस बार यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है शिवसेना वर्सेस शिवसेना, काफी पेचीदा चित्र है, क्योंकि
उद्धव ठाकरे जी का दावा है कि भले भावना गवई खासदार एकनाथ शिंदे के साथ गई है, पर शिवसेना का जो कैडर है वो सारा उनके पास बरकरार है। तो उस हालत में ये सीट का भी फिलहाल हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं किसकी तरफ जाएगी। यहाँ पे भी कांटे की टक्कर होगी और जो भी जीत के आएगा वो 25-30 हजार के मार्जिन के अंदर ही जीत के आएगा जी। अगली सीट है हिंगोली की जी। अभी हिंगोली की सीट गत साल शिवसेना, यूनिफाइड शिवसेना की सीट थी। हेमंत पाटिल उनके जो कैंडिडेट थे वो काफी बड़े मार्जिन से चुन के आए थे, लगभग 2,78,000 वोट से वो चुन के आए थे, इतनी बड़ी मार्जिन थी। अभी हिंगोली अगर आप देखने को जाओ तो इसका थोड़ा मजेदार ये है इतिहास है। 2014 में मोदी वेव कितनी बड़ी थी आपको मालूम है पूरे देश में, यहाँ पे भी महाराष्ट्र में भी इतनी सारी मोदी वेव में जो एक सीट कांग्रेस को उस वक्त मिली थी वो हिंगोली की सीट थी। राजीव सातव जी जो अभी नहीं है, गुजर गए बेचारे बीच में, वो उस वक्त भले थोड़े मार्जिन से पर उस वक्त चुन के आए थे मोदी वेव में पूरी। यहाँ के जो 6 विधानसभाएं हैं उसमें 3 विधानसभा बीजेपी के पास है, 1 विधानसभा राष्ट्रवादी के पास है, 1 विधानसभा शिवसेना शिंदे गुट के पास है और 1 विधानसभा कांग्रेस के पास है। तो यहाँ पर तो बीजेपी मजबूत लग रही है देखने में। यहाँ पे लग रही है मजबूत बीजेपी। शिवसेना महाविकास आघाड़ी ने शिवसेना उबाठा के कैंडिडेट नागेश अस्टीकर को यहाँ से टिकट दिया हुआ है। ये बड़े अचरज की बात थी क्योंकि राष्ट्रवादी और कांग्रेस वो दोनों ये सीट मांग रहे थे, पर यह सीट उद्धव ठाकरे को उन्होंने कैसे छोड़ी पता नहीं। वंचित आघाड़ी भी यहाँ पे है और उनको 1.5 लाख वोट मिले थे 2019 में। तो ये सारे चित्र में हिंगोली पहले लग रहा था फाइट टफ हो जाएगी, पर अभी जो चित्र उभर के आ रहा है कि हिंगोली की सीट भी बाबूराव कदम जो कैंडिडेट है एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट के महायुति के, वो चुन के आ सकते हैं। तो ये सीट शिवसेना के खाते में हम रख सकते हैं फिलहाल। अब आते हैं नांदेड़। अभी नांदेड़ की जगह है अशोक चौहान जी का गढ़। 2014 और 2019 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रतापराव चिखलीकर चुन के आए थे। उन्होंने अशोक चौहान जी को गत साल 2019 में 40,000 वोट से हराया था। इस बार अशोक चौहान जी खुद भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और उनके साथ में उन बड़ी तादाद में उनके सपोर्टर्स जो थे नांदेड़ में वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो अपरेंटली तो ऐसे लग रहा है कि ये सीट प्रतापराव चिखलीकर जीत जाएंगे। कांग्रेस की ने अशोक चौहान जी के ही रिलेशन वसंतराव चौहान जी उनको खड़ा किया हुआ है। कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी का दावा है कि वसंतराव चौहान जी का भी उधर लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है और वो चुन के आएंगे। पर प्रतापराव चिखलीकर, भारतीय जनता पार्टी के वोटर, अशोक चौहान जी और अशोक चौहान जी के सारे सपोर्टर, ये जो कॉम्बिनेशन है वो अनबीटेबल लग रहा है और बीजेपी ये सीट जीत जाएगी ऐसे लग रहा है। 8वां परभनी। अभी आएंगे परभनी के ऊपर जी। परभनी में जो सामना है इस बार वो परभनी के सिटिंग एमपी जो शिवसेना उबाठा गट के एमपी है, मतलब वो उद्धव ठाकरे के साथ रहे हैं, संजय जादव जी, उनके बीच और महादेव जानकर जो राष्ट्रीय समाज पार्टी के नेता है उनके बीच ये टक्कर होने वाली है। गत 2019 में संजय जादव जी ने ये 42,000 वोट से सीट जीती थी। तो इस बार महादेव जानकर यहाँ पे चुनाव लड़ने को आए हैं। अजित पवार जी ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने कहा है कि जानकर जी को या तो माड़ा की सीट चाहिए थी या तो परभनी, मतलब ये दोनों सीट में से एक सीट हमें दो। तो अगर उस वैसे देखा जाए तो महादेवराव जानकर जी ने ये सीट मांग के ली है ऐसे लग रहा है। परभनी सीट जो है वो कौन से अपना शिवसेना मतलब महायुति से जी। तो यहाँ पे भी कांटे की टक्कर हो सकती है। उद्धव ठाकरे जी और महाविकास आघाड़ी का जोरदार दावा है और संजय जादव जी जो है उनके कैंडिडेट सिटिंग एमपी वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट लगते हैं कि मेरा हैट्रिक इस बार हो जाएगा। तो यहाँ पे भी काफ़ी कांटे की टक्कर हो सकती है और जो भी मार्जिन रहेगी वो भी बहुत कम मार्जिन रहेगी। पर फिलहाल ये यहाँ पे पलटा संजय जादव जी का
थोड़ा ज्यादा भारी लग रहा है यूबीटी यूबीटी का। तो ये 8 सीट है जी। अभी। 8 सीट का अगर अपन ब्यौरा एक सिनॉप्सिस देखे तो भारतीय जनता पार्टी ये 8 सीट में से 3 सीट जीत सकती है। बीजेपी 3, 1 2 3, हाँ शिवसेना 2 सीट जीत सकती है जी। और 3 सीट जो है वो महाविकास टक्कर कांटे की है, पर उसमें महाविकास आघाड़ी को होप मतलब क्या रखते हैं, उम्मीद उनकी बरकरार रखने में कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है, वो लोग जीत सकते हैं। और इसके पहले जो फेज 1 हुई, नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, टोटल 13 सीट हो गई अब। और रामटेक, ये 5 जो सीटें हैं, तो वो और ये 8 ऐसे अगर देखने को जाए तो नागपुर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतेगी। चंद्रपुर गत वर्ष 19 में कांग्रेस जीती थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ऐसे लग रहा है। भंडारा गोंदिया भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। गढ़चिरौली चिमूर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सिर्फ रामटेक की जो सीट है वो यूनिफाइड शिवसेना लास्ट टाइम जीती थी, मतलब महायुति में जब शिवसेना थी, यूबीटी नहीं महायुति की सीट 2019 में थी वो। इस बार ये सीट यूबीटी जीत सकती है, रामटेक की जो सीट है वो। तो ये 4 सीटें और ये 3 फेज 2 की, ऐसे पहले 2 फेज में 13 जो सीट है उसमें से 7 सीट जी जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट शिवसेना जीत सकती है और 4 सीट महाविकास आघाड़ी के पास जा सकती है, ऐसे फिलहाल चित्र दिख रहा है। यानी कि 9 जो है महायुति और 4 जो है महाविकास आघाड़ी यानी महाआघाड़ी की तरफ जा सकती है। यानी मामला तो गड़बड़ है ही इसमें। हाँ, 1-2 सीट जो 50-50 है वो ऊपर नीचे हो सकती है। हो सकता है कि महायुति में वो बढ़त हो जाए, लेकिन स्थिति जो वोट ऑफ परसेंटेज अगर देखा जाए तो उसको देखते हुए हम नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी जो है 45 सीट जीत सकती है। यहाँ पर मामला इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये बीजेपी की 45 सीटें फिलहाल बाजू में रख दीजिए, क्योंकि वो बीजेपी का टारगेट है जी। हमें देखना है कि ये जो 13 सीट है तो उसमें क्या स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी लग रहा है कि वो 9 सीट मतलब भारतीय जनता पार्टी और महायुति 9 सीट जीत जाएगी और 4 उनको जा रहा है और 4 उनको जाएगी। तो ये तो 9-4 हो गया, ये 9-4 हो जाएगा। पर ये तो जाहिर बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी या सबसे ताकतवर पार्टी तो है ही जी। और उनके साथ में अजित दादा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है, वो दोनों मिला के ये तीनों पार्टियां का वोट शेयर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से ज्यादा है जी। तो वही ये रिजल्ट में से रिफ्लेक्ट हो रहा है। सिर्फ एक बात यहाँ पे दिखती है कि आप महाविकास आघाड़ी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल जाना नहीं है। मोदी जी का नाम ये आपका ट्रम्प कार्ड है, पर सिर्फ मोदी जी का नाम है करके हम जीतेंगे, ऐसे हालात महाराष्ट्र में नहीं है। और 45 ऐसे ही जादू की कांडी घुमाई ऐसे और हो गए, ऐसे नहीं होने वाला। 40 होए और 45 होए, ये भारतीय जनता पार्टी और महायुति के कार्यकर्ताओं को बाहर निकल के, वोटर को बाहर निकाल के, वोटिंग करवा के जीत के लानी पड़ने वाली है। तभी जाके 40 या 45 उनकी सीटें होगी। मोदी जी के नाम से सिर्फ भरोसा रखेंगे और घर पे बैठेंगे तो होने वाला नहीं है। तो जैसे कहते हैं, प्लीज पुल अप योर सॉक्स और काम पे लग जाओ। धन्यवाद दिनेश जी। तो हमारी चर्चा यही थी कि जो अभी तक 8 सीट अभी दूसरे चरण में, 5 सीट पहले चरण में, 13 सीट जो महाराष्ट्र में हुए हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे। आपको ये चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी क्या राय है इन 13 सीट पर, यानी 8 और 5 सीट, 13 सीट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट, क्योंकि आप उस इलाके में रहते हैं, क्योंकि सब विदर्भ से बहुत से लोग हमारे साथ में भी सब्सक्राइब्स में हैं। तो आपको क्या लगता है उस पूरी जानकारी हमें दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के लिए आगे भी हम आपके सामने रूबरू होते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।